फ्रांस भेजेगा जंगी बेड़ा, क्या ये भारत के लिए सही होगा या नहीं होगा? इस जंगी बेड़ा के भेजने से क्यों उथल पुथल मच गई है, जानेंगे क्या कुछ चल रहा है हिंद महासागर के क्षेत्र में। तो वहीं दूसरी तरफ वो देश तिब्बत जो कभी दुनिया को, और वो करीब 200 करोड़ लोग जो तिब्बत के नीचे बसते हैं, उसे मीठा पानी देता था, वहां पर अब कोहराम मचा दिया है चीन ने। पाकिस्तान और पीओके वाली स्थिति तिब्बत में बना दी है। जानेंगे चीन ने ऐसा क्या किया है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 1950 का वो समय भारत की विदेश नीति का सबसे घटिया समय था, जब भारत ने सोचा नहीं और तिब्बत की रक्षा के लिए भारत आगे नहीं आया। 1950 पे तिब्बत पे चीन का हमला हुआ और चीन का हमला को रोकने के लिए तिब्बत ने भारत से मदद मांगी थी, पर भारत में उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे नेहरू ने उनकी रिक्वेस्ट को ना कह दिया था। नेहरू ने ये नहीं सोचा कि ये जो इलाका है ये इलाका बफर का इलाका है, तिब्बत का बनाए रखना बेहद जरूरी है। तिब्बत अगर बना रहता है तो फिर हमला नहीं होगा भारत के ऊपर। और नेहरू ने तो उस समय हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे दिया और नारा देकर चीन के लिए एक खुला जगह छोड़ दिया, जिससे 1950 में आसानी से तिब्बत पर कब्जा कर लिया चीन ने। उस वक्त हमारी वायुसेना बहुत मजबूत थी, अगर हमारी वायुसेना आगे बढ़ती तो चीन की धज्जियां उड़ जाती। लेकिन 1950 तो छोड़िए, 1962 का वो दिन आया जब नेहरू को उसकी गलती पे पछताने का भी मौका नहीं मिला और 1962 में तिब्बत के बाद भारत पर हमला कर दिया चीन ने। और अब तक अरुणाचल प्रदेश पर दावा तिब्बत के आधार पर चीन ठोकता है। ये भारत की उस वक्त की बहुत कमजोर विदेश नीति थी और कमजोर सरकार थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। पर अब तिब्बत का ये इलाका बहुत ही ज्यादा दुखदाई स्थिति में पहुंच गया है। जिस तरीके से पीओके और बलूचिस्तान के इलाके को लेकर पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ यही सोचता है कि कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए, कैसे यहाँ से ज्यादा उत्खनन किया जाए, प्रोडक्शन किया जाए, क्योंकि ये इलाका खनिज से भरा हुआ है। किसी दूसरे को दे दो, चीन को दे दो, चीन वहाँ पर उत्खनन करेगा, उससे हमें फायदा मिलेगा। लेकिन कभी भी पाकिस्तान ये नहीं सोचता है कि पीओके का विकास किया जाए या बलूचिस्तान का विकास किया जाए। ऐसा ही स्थिति तिब्बत पे चीन ने बना कर रखी है। अब तिब्बत वो इलाका था जो 200 करोड़ लोगों को पानी देता था, मीठा पानी, क्योंकि ये इलाका सबसे ऊंचाई पर माना जाता है और तिब्बत पे बहुत ही ज्यादा जंगल वगैरह थे। यहाँ से जो नदियाँ निकलती थी वो मीठा पानी लेते हुए निकलती थी। तिब्बत को छत भी कहा जाता है इस इलाके का, क्योंकि इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। पर जैसे ही चीन ने यहाँ पर कब्जा किया, एक तो यहाँ की स्थिति को बिगाड़ना शुरू कर दिया। तिब्बती लोग ज्यादातर रहते हैं खाना बदोश स्टाइल में, ये मवेशी चराते हैं, खेती करते हैं। लेकिन चीन ने यहाँ पर बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस बनाने शुरू कर दिए, जंगलों को काटना शुरू कर दिया और यहाँ पर फैक्ट्रियाँ बिठाना शुरू कर दिया। असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि इस वक्त तिब्बत जलवायु परिवर्तन का बहुत बड़ा मार झेल रहा है। तिब्बत की स्थिति बेहद खराब हो गई है, पानी की भी यहाँ पर किल्लत होनी शुरू हो चुकी है। अब जरा सोचिए, आप चीन की गलती का खामियाजा तिब्बत को पानी की किल्लत से भुगतना पड़ सकता है। अब ये जो लोग पहले बहुत आराम से रहते थे, अब ये इलाका ही बन गया है एक संवेदनशील इलाका, चाहे सामाजिक हो आर्थिक हो, दोनों तरीके से चीन तिब्बत की जमीन पर यहाँ के लोगों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहा है। लगभग 16,000 फुट की ऊंचाई पर बसे तिब्बत, जो कि पृथ्वी का सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र है, एशिया का जल मीनार कहलाता था, पर अब यहाँ पर सिर्फ फैक्ट्रियां दिख रही हैं। चीन से 2019 में 9.9 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ, तो वहीं अमेरिका से इस साल 4.7 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ। अब यहाँ जो वनों की कटाई के अलावे कार और पावर प्लांट से निकलने वाला धुआं, ये तिब्बत में जलवायु संकट को पैदा कर रहा है और इसे बचाने के लिए चीन कोई भी काम नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब फ्रांस भेज रहा है जंगी बेड़ा
बेड़ा, और इस जंगी बेड़ा का सीधे सीधे असर हो रहा है इंडो पैसिफिक इलाके में। दरअसल बात क्या है, ये जो ताइवान है, ये ताइवान इस वक्त इस क्षेत्र का एक गर्म मुद्दा बन गया है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका चाहता है हर हाल में एक लड़ाई हो, ताइवान को लेकर ये लड़ाई जरूर हो। इसलिए चाहता है क्योंकि एक तो ये सही मौका है, और दूसरा अमेरिका और पश्चिमी जगत, यहाँ तक कि यूरोपीय देश जिस तरीके से रूस के ऊपर प्रतिबंध लगा रहे हैं, उसी तरीके से चीन के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे। चीन के ऊपर प्रतिबंध लगेगा तो चीन हो जाएगा कमजोर। अब यही सोचकर यहाँ पर लगातार कोई न कोई आ रहा है, उकसाने की कार्रवाई हो रही है। ताइवान मामला बहुत संवेदनशील बन गया है। अमेरिकी डेलीगेशन कई बार यहाँ पहुँच चुके हैं, और अब तो ताइवान ने दलाई लामा को भी आने का निमंत्रण दिया है। पर इन सब के बीच में हमने हाल में देखा, फ्रांस ने अपने फाइटर जेट भेजे, और इस इलाके में ये फाइटर जेट भारत में आकर रुके भी, भारत से रिफ्यूलिंग भी की, और ये फिर कैलेडोनिया की तरफ बढ़ गए। फ्रांस ने ये दिखलाने की कोशिश की कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं इस पूरे इलाके में। पर अब जो फ्रांस कर रहा है, उससे एक बड़ी मुसीबत जन्म ले सकती है। दरअसल अमेरिका और बाकी देशों के बाद अब फ्रांस ने लिया है बड़ा फैसला, और फ्रांस अपना डेलीगेशन भेजेगा ताइवान में फ्रांस का डेलीगेशन पहुंचना, इसका मतलब है कि इस इलाके में एक नए बवाल का खड़ा होना। और अब इस दक्षिण चीन सागर में ताइवान चीन की लड़ाई में लगता है जैसे कि फ्रांस की भी एंट्री हो रही है। वैसे आपको बता दें, इस लड़ाई में जर्मनी की भी एंट्री हो रही है, क्योंकि जर्मनी भी अब इस इलाके में अपने युद्धपोतों को भेज रहा है। 20 साल बाद जर्मनी ने इस तरह के कदम उठाए हैं, और जर्मनी के इस कदम से जहां चीन बौखलाया है, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के भी इस मामले में आने का मतलब है कि पूरा का पूरा यूरोप अब ताइवान के समर्थन में आकर खड़ा हो रहा है। पूरा यूरोप क्यों कह रहे हैं हम लोग? क्योंकि फ्रांस और जर्मनी ये दो ताकतें हैं यूरोप की। अगर ये जिस दिशा में जाएंगे, उसी दिशा में बाकी यूरोपीय देश जाएंगे, ये तो तय है। पर इस स्थिति में अब यहाँ पर एक युद्ध तो होगा जरूर। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये देश युद्ध करा कर रहेंगे। पर हाँ, यहाँ यूरोप भी दूर है और अमेरिका भी दूर है, इन पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा युद्ध का। लेकिन भारत जो कि इस इलाके के नजदीक है, उस पे युद्ध का असर पड़ सकता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।